61 रोनन वी अरण्यक। रोनन ने पूरे महल को अंतर्दृष्टि से देख और उसे पूरे महल का हालत कुछ खास नहीं दिखा और हर जगह तबाही का मंजर दिख रहा था। उस महल और उसके आसपास के क्षेत्र को देखकर ही पता चल रहा था कि उस जगह पर किस स्तर का युद्ध हुआ होगा, लेकिन रोनन के नज़र में ये सब बस मामूली सी चीज़ था। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ देख रखा था। उसके पिछले जन्म में तो उसने कई ग्रह को युद्ध में बर्बाद होते हुए देखा था, यहाँ तक को दिव्यलोक के तो योद्धा गुस्से में भी इस पूरे निर्वाण भूमि को यूं ही तबाह कर देते थे और युद्ध होता था तो पूरे के पूरे ग्रह को बर्बाद कर दिया जाता था। हाँ, आपने सही सुना, उस ग्रह का युद्ध का इंटेंसिटी इतना भयानक होता था और ये सब बस मामूली स्तर के योद्धाओं के युद्ध का नतीजा हुआ करता था। रोनन जब ये सब देख रहा था तभी कमरे में आराम कर रहा अरण्यक ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखकर कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम कृति वंश के महल के ऊपर उड़ रहे हो, जहां पर परिंदा भी मुझसे पूछकर उड़ता है। रोनन ने अरण्यक के धमकी को सुना और उसे इग्नोर किया और ऊपर उड़ता रहा और पूरे इलाके को अच्छे से देखता रहा। वो शायद किसी खास चीज को ढूंढ रहा था। उसे लग रहा था कि इस जगह पर कुछ तो राज छिपे हुए हैं जो उसकी नजरों में नहीं आ रहा है। अरण्यक ने जब देखा कि जो कोई भी बाहर उड़ रहा था उसे तो उसकी बातों का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो फिर भी उस जगह पर ही उड़ रहा था और यूं ही इधर उधर देखे जा रहा था। अरण्यक ने इस बार गुस्से से उठते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लग रहा है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम मरने के लिए अपना समय और करीब लाते जा रहे हो। वो अपने कमरे से निकला और हवा में उड़ गया और अपनी आभा पूरी फैला दी। अरण्यक चाहता था कि वो उस इंसान को अपनी आभा से ही नीचे गिराकर मार दे। अरण्यक की आभा जैसे ही फैली वो पूरे निर्वाण भूमि में हर जगह तक महसूस हुई। कई लोग तो अपने अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि आखिरकार अब फिर से क्या हो गया। सभी लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें हवा में अरण्यक, कृति और एक कम उम्र का लड़का हवा में दिखाई दिए और अरण्यक काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वहां खड़े लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, कौन है ये लड़का? क्या उसे पता नहीं है कि सामने कौन है? वो उड़ रहा है, इसका मतलब कि वो सम्राट ऊर्जा स्तर का योद्धा है, लेकिन सामने वाले के सामने वो कुछ भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो कौन है और मैंने उसे आज से पहले निर्वाण भूमि में नहीं देखा। हाँ, वो इतनी कम उम्र का है और सम्राट स्तर में है, इसका मतलब वो जरूर जीनियस है, लेकिन आज उसकी मौत निश्चित है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, वो शायद उन तीनों परिवारों का कोई छिपा हुआ योद्धा हो सकता है। शायद वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए आया हो, लेकिन उस हैवान के सामने वो क्या कर पाएगा। सभी लोगों ने रोनन को मरा हुआ मान ही लिया था, जिसके सामने दो बड़े परिवार के वंशहेड तक नहीं टिक पाए। भला उसके सामने ये इतनी सी कम उम्र का लड़का क्या ही कर लेगा। सभी लोग, चाहे वो आम इंसान हो या कृति वंश का कोई व्यक्ति, सभी अपने अपने कामों को छोड़कर इस एक तरफा लड़ाई को देखने के लिए तैयार था। इन्हीं भीड़ में दीक्षा और श्रुति भी थे। श्रुति ने अपनी माँ से कहा, माँ, उसे उस अरण्य कृति के पास जाने की क्या जरूरत थी? उसे नहीं पता है कि वो हेवनली सम्राट ऊर्जा स्तर के टॉप पर पहुंच चुका है। ये तो एक तरफा लड़ाई होगी, आपको उसे रोकना चाहिए। दीक्षा ने अपनी बेटी की बातों पर हंसते हुए कहा, हाँ, सही कहा, ये एक तरफा लड़ाई ही होगी, मुझे उसे रोकना चाहिए, लेकिन मैं भला उसे कैसे रोक पाती? उसने ये बात बड़े रहमय अंदाज में कहा था। वहीं आम जनता के सोच के जगह अरण्यकृति रोनन को गौर से देखते हुए बोला, कौन हो तुम? मैंने तुझे आज से पहले तो निर्वाण भूमि पर नहीं देखा और मैं तुम्हारी शक्ति क्यों नहीं जान पा रहा हूँ। जब लोगों ने अरण्यक की ये बात सुनी तो अब उन्होंने भी रोनन को गौर से देखा और उन्हें भी पता चला कि वो उसकी शक्ति का स्तर पता ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हेवनली सम्राट स्तर के मिडिल लेवल के योद्धा भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि रोनन किस रैंक का योद्धा है। रोनन ने अरण्यक की बातें सुनी तो हंसते हुए बोला, ओ, मेरी रैंक क्या है, तुम ये जानना चाहते हो? वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। यदि तुम्हारे पास फ्री समय है ही तो क्यों ना हम किसी शांत जगह पर बात करें। इस जगह पर थोड़ी ज्यादा भीड़ हो गई है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, जहां अब तक कई लोग जमा हो चुके थे। अरण्यक ने रोनन की बात सुनी और उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि सामने वाला उसकी धमकी से भी जरा भी नहीं डरा और सामने वाले की नजरों से लगता था कि वो उसे बस एक कीड़े की तरह देख रहा है और ये बात उसे बेहद गुस्सा दिखा रही थी। अरण्यक ने तुरंत अपने डंडे को आगे करते हुए कहा, ए लड़के, मुझे नहीं पता कि तुम कौन जो, लेकिन तुम्हारा घमंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उसने अपने डंडे को हवा में लहराया और आसमान से बिजली सीधे रोनन पर गिरने लगी। जब बिजली की बारिश रोनन पर हो रही थी तो उसने हंसते हुए कहा, ये स्वर्गीय बिजली से तो मैं भी नहीं बच सकता। तुम्हारा घमंड तुम्हारे मौत के साथ ही टूटेगा। वो पागलों की तरह हंसने लगा, क्योंकि इसी हमले से उसने कई लोगों को मार गिराया था। हाँ, ये उसका सबसे ताकतवर हमला नहीं था, लेकिन ये था बहुत खतरनाक। अरण्यक जैसे ही अपनी हंसी रोकने वाला था तभी या बिजली के अंदर से रोनन की आवाज आई, दोस्त, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत गुदगुदी कर रही है। क्या तुम इस फालतू सी चीज़ को बंद करोगे? रोनन के बोलने के बाद उसके ऊपर गिर रही बिजली बंद हो गई और सबने देखा कि उस बिजली के गिरने के बाद भी रोनन के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई है, यहाँ तक कि उसके कपड़े पर एक सिल्वर तक नहीं आई थी। अरण्यक ने जब ये देखा तो वो हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी हैरानी छिपाए और बोला,
अच्छा तो तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तभी तो तुम मेरे सामने घमंड दिखा रहे हो। चलो अच्छा है, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, और वैसे भी मैंने अपनी पूरी ताकत की अब तक जांच भी नहीं की है। रोनन ने उसकी बात को सुनते हुए कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, वैसे मुझे भी अपनी नई ताकत का परीक्षण करना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम उसके काबिल ही नहीं हो। खैर मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। जब लोगों ने रोनन की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि वो जरूर घमंडी किस्म का लड़का है। उन्हें ये भी समझ आ रहा था कि वो अरण्यक के हमले झेल गया कि वो थोड़ा तो ताकतवर जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अरण्यक जाए योद्धा का सामना कर सके। उन्हें अब भी रोनन पर विश्वास नहीं था। अरण्यक को अब बेहद गुस्सा आ गया था। उसने जो कुछ समय पहले अपनी ताकत के वजह से लोगों में अपना डर बनाया था, वो सब कम होता दिख रहा था, और ये सब बस एक 19 से 20 वर्ष के लड़के की वजह से। ये सरासर उसके मुंह पर चांटा था। अरण्यक ने अपने डंडे को सीधा किया और बोला, तुम में सच में बेहद घमंड है, लेकिन मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक ऐसे ही घमंडी व्यवहार करोगे। उसने अपने डंडे को ऊपर हवा में लहराया और आंखें बंद करके रोनन की ओर घुमा दी। अरण्यक के डंडे से एक तेज आग की लहर निकली और वो पूरे आसमान में फैल गई। नीचे खड़े लोगों को लग रहा था कि वो सभी ज्वालामुखी के अंदर खड़े हो। इस आग की गर्मी इतनी भयानक थी कि पास के सभी पेड़ पौधे तुरंत सूख गए और उनमें आग लगने लगी। वो आग की लहर पहले आसमान में फैल गई और फिर एक जगह जमा होकर सीधे रोनन के ऊपर गिरी और उसे अपने अंदर ही लपेट लिया और धू धू करके जलने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी जीवित व्यक्ति को आग की भट्ठी में फेंक दिया गया हो। जो लोग नीचे इतनी दूर खड़े भी उस आग की गर्मी को महसूस कर रहे थे, उन्हें अब विश्वास हो गया था कि वो लड़का अब तक जलकर राख हो चुका होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी वाली आग तो क्या हेवनली सम्राट स्तर के टॉप लेवल वाले व्यक्ति को भी जलाकर तुरंत राख कर सकती है। अरण्यक ने सामने वाले नज़ारे को देखा और फिर लोगों में अपने लिए डर देखा, लेकिन उसने अपनी डंडे को हवा में उसी पोजीशन में रखा और आग की लहर भेजता रहा। वो कोई भी मौका नहीं चाहता था कि सामने वाला जिंदा बच जाए। उसने कहा, ये हेल फ्लेम है, इसके सामने तो बड़े से बड़ा देवता भी घुटने टेक देगा और भाग खड़ा होगा। उसे अब पूरा यकीन था कि अब तक वो लड़का खत्म हो चुका होगा। अरण्यक खुशियां मनाने ही वाला था कि तभी उस आग के अंदर से फिर से रोनन की आवाज आए और उसने कहा, हेलफल, ये क्या मजाक है? मैंने ऐसी मामूली सी आग तो हेल में नहीं देखी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये हेल की ही आग है? दोस्त, मुझे लग रहा है किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। हाँ, ये आग लोहारी के काम आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। अरण्यक के माथे से अब पसीना आने लगा था, क्योंकि उसने अपनी आधे से ज़्यादा ताकत उस आग को पैदा करने में झोंक दी थी, लेकिन अब भी सामने वाले की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब कि वो अब भी सही सलामत है। उसे अब समझ आ रहा था कि सामने वाला सच में उससे ज़्यादा ताकतवर है। कुछ समय बाद अरण्यक ने अपने डंडे को सीधा कर लिया और वो आग गायब हो गई और उस आग के लपटों के बीच से बाहर आया रोनन, और वो बिल्कुल पहले की ही तरह दिख रहा था। इस बार तो उसकी बाल तक को नुकसान नहीं पहुंचा था, जबकि इंसान के शरीर का बाल आग की गर्मी से भी जल जाता है। वहां खड़े लोगों ने ये देखा और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का जिंदा कैसे बच गया। एक व्यक्ति ने कहा, कौन है ये लड़का? ये उन परिवारों में से नहीं है, क्योंकि यदि उनके पास ऐसा योद्धा होता तो अब तक वो जरूर निर्वाण भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते, और इस लड़के को देखकर लग रहा है कि इसने तो अब तक अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया है और सिर्फ अपने शरीर से ही लड़ रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये उनसे संबंधित नहीं है, ये जरूर कोई और है, और इसे देखकर लगता है कि वो अरण्यकृति से कुछ चाहता है, तभी तो अब तक उसने एक भी हमला नहीं किया है। वहां खड़े लोगों को जैसा लग रहा था वैसा ही अरण्यकृति को भी लग रहा था, और उसने कहा, छोटे भाई, मैं मानता हूं कि तुम ताकतवर हो और शायद तुम मेरे जितने रैंक पर ही हो, तो हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों ना हम दोनों मिलकर इस पूरे एस्लोन पर राज करें? मैं भी चाहता हूं कि मुझे कोई अच्छा दोस्त मिले। वो जानता था कि वो उससे जीत नहीं सकता था, तो उसने ये ट्राई किया। लोगों पर शासन करना किसे पसंद नहीं होता है। वहां खाद लोग भी रोनन के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भी जानना चाहते थे कि वो क्या जवाब देगा, और उनकी भी सोच अरण्यक के जैसे ही थी। रोनन ने उसकी फालतू सी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऊर्जा जड़ के बारे में कैसे पता चला, और ये डंडा तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि ये डंडा एस्लोन पर होना संभव नहीं है। अरण्यक ने चौंकते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हें ऊर्जा जड़ के बारे में कैसे पता है? तुम क्या चाहते हो? तुम निर्वाण भूमि से नहीं हो? उसने एक साथ सवालों की लड़ी लगा दी। ऊर्जा जड़ वाली बात उसके परिवार के अलावा किसी को नहीं पता थी, और जिसे भी पता थी वो सब मर जाएंगे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। रोनन ने बहुत खेल लिया था। वो अपनी जगह से गायब हुआ और सीधा अरण्यकृति के मुंह के पास पहुंचा और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया और उससे बोला, यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। मैंने जितना पूछा है उतने का जवाब दो, तो मैं तुम्हें एक बिना दर्द वाली मौत दूंगा। अरण्यक ने अपना मुख फिर भी नहीं खोला और उसने दबे हुए सांसों से कहा, तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे मरने के बाद फिर से कोई कृति वंश का कोई खड़ा हो जाएगा और वापस से मेरी जगह ले लेगा।
रोनन ने बिना देरी किए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे पास कई तरीके हैं बात उगलवाने के। उसने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे वैसा ही मौत दिया जैसा उसने दोनों वंशहेद को दिया था। वो कुछ देर तक खड़ा रहा और एक और देखते हुए हाथों से कुछ पकड़ा और बोला, मैंने कहा था ना, मैं पता कर लूंगा। उसने अरण्यक की जाती हुई आत्मा को पकड़ लिया था और उसकी आत्मा जांच करके उसे तबाह कर दिया। रोनन को कई बात पता चली कि जैसे कृतिवंश के अलावा जो परिवार था, उसकी जो तीनों वंशहेद थी, उन्हें एक किताब मिली थी और ये डंडा भी उन्हें मिला था। उसमें ऊर्जा, जड़ और दूसरे दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और उन तीनों महिलाओं ने वो किताब और डंडा छिपा दी ताकि लोग लालच में आकर युद्ध न करने लगे। ये बात कृति वंश वालों को पता चल गई और उन्होंने उन तीनों को पकड़कर बंदी बना लिया और उन्हें प्रताड़ित करके उनसे बात उगलवा ली। और उसके बाद कृति वंश का हेड ध्यान में चला गया और अपने लोगों को आदेश दे दिया कि अधिकार भूमि पर जाके कब्जा कर वहां से ऊर्जा जड़ ले आए। रोनन ने ये सब जाना और उसने फिर अपने हाथों से आग की लपट पैदा की और उस डंडे को जला दिया और फिर कृति महल के एक जगह पर वैसे ही आग की लहर भेजी और उस हिस्से को जलाकर राख कर दिया। रोनन ने फिर भीड़ की ओर देखा और एक इंसान को देखते हुए कहा, दीक्षा जी, इस महल के हॉल के पीछे एक तहखाना बना हुआ है, आप कुछ लोगों को ले जाकर वहां से लोगों को आज़ाद करवाए और मैं आपसे मिलता हूं और आगे क्या करना है बताता हूं। रोनन अपनी जगह से गायब हो गया और हवा में कहीं तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था और कुछ समय की उड़ान के बाद वो एक खाली से छोटे टापू पर पहुंच गया जहां बस थोड़ी सी ही जमीन थी जिसे एक आम इंसान भी 30 मिनट में दौड़कर एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता था। 62 रोनन पहुंचा अपने लोक। रोनन जिस जगह पर उतरा था वो एक सुनसान टापू था और वहां इंसान तो दूर कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। वहां कई बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए थे और हर ओर एक खास शांति थी। प्रकृति अपनी ठंडी ठंडी हवा बिखेर रही थी और समुद्र की लहरें एक मधुर तान छेड़ रही थी। प्रकृति के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाने तो रोनन यहाँ आया नहीं होगा और वो उस टापू के एक हिस्से में चले गया और कुछ देर चलने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचा और बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे छिप सकते हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगने लगा कि तुम मुझसे बच गए हो? उस गुफा के अंदर से एक कराहती हुई आवाज आए और उसके अंदर से एक व्यक्ति निकला जो उम्र में बेहद बूढ़ा था और वो एकदम थका हुआ लग रहा था और वो बाहर आकर रोनन को बेहद अजीब नजरों से देख रहा था। वो आदमी बोला, अरे भाई, कौन हो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुमने मेरे एक सिपाही को भी मार दिया। तुम एस्लोन के नहीं हो, लेकिन इस ग्रह पर तो मेरे अलावा कोई नहीं आया। लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो यही मर जाओ। इतना बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति रोनन पर एक भाला फेंक दिया जो उसके हाथों से निकला था। रोनन ने उस भाले को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस अपनी जगह पर खड़ा रहा और वो भाला उसके सामने आया और हवा में गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही ये देखा उसने हैरानी में सिर हिलाते हुए कहा, असंभव, तुम संप्रभु स्तर के योद्धा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस ग्रह पर तुम जैसा योद्धा कैसे हो सकता है? यहाँ तो इतना ऊर्जा ही नहीं है। उसके चेहरे के पूरे भाव पर अजीब सा डर दिख रहा था। रोनन ने उस व्यक्ति को देखते हुए कहा, तुम अपने चेहरे से ये नकाब हटा क्यों नहीं देते? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मामूली सी तकनीक से खुद को छिपा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। वो बूढ़ा ये सुनकर तुरंत जोरों से हंसने लगा और इसी के साथ उसका चेहरा बदलने लगा और उसके चेहरा जो इंसानों के जैसा था वो लाल रंग का हो गया और उसके सिर पर बड़े बड़े सींग आने लगे और उसका शरीर का हाइट बढ़ने लगा और वो एक 6 फुट के इंसान से 15 फुट से भी लंबा हो गया। जब उसने अपने वेश को किसी पोकीमोन की तरह बदल लिया तो उसने हंसते हुए कहा, भले ही तुम संप्रभु स्तर के योद्धा हो, लेकिन मेरे सामने तुम भी एक कीड़े ही हो, और अच्छा ही है। वैसे भी उस कृतिवंश वाले के मरने के बाद मुझे एक शरीर चाहिए ही था। रोनन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बोला, तुम एक निशांत राक्षस हो और तुम सबको नर्क के निचली हिस्सों में कैद किया जाता है, तो तुम इस ग्रह पर कैसे आ गए हो? क्या नर्क में तुम्हें आज़ाद कर दिया है? उद्धरण चिन्ह। ये राक्षस जो रोनन के सामने था वो एक निशांत राक्षस था। ये राक्षस दिव्यलोक में भी तबाही मचा सकते थे और इन्हें स्वर्ग और नर्क दोनों लोक ने मिलकर नर्क के सबसे निचले हिस्से में कैद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि ये राक्षस आज़ाद नहीं हो पाते थे, नर्क का निचला हिस्सा भी कभी कभी टूट जाता था और उस वक्त ये राक्षस वहां से चुपके से निकल जाते थे। इन राक्षसों की ये खासियत थी कि ये ज़्यादा ताकतवर तो नहीं होते थे, लेकिन ये राक्षस किसी का भी वेश ले सकते थे और उनके वेश को स्वर्ग का योद्धा भी नहीं पहचान पाता था। ये राक्षस हमेशा बड़े परिवारों को टारगेट करते थे और उनके अंदर फुट डालकर उन्हें खोखला करते थे। ऐसा ही करके वो नर्क में भी आग लगाते और उन्हें भी कमज़ोर करते। इनका खास मकसद दोनों क्षेत्र में अपना दबदबा जमाना और उसकी मुख्य कुर्सी पर बैठना होता था। इसी वजह से तो इन राक्षसों को कैद कर दिया जाता था। वो राक्षस रोनन की बात सुनकर हैरान होते हुए बोला, तुम कैसे मेरे बारे में जानते हो? कौन हो तुम? नहीं, तुम कोई खतरनाक इंसान हो, तुम्हें जीवित रहने का हक नहीं है। इतना बोलकर उस राक्षस ने रोनन के ऊपर अपने मुंह से कुछ फेंका। उस राक्षस के मुंह से खून निकला और रोनन की ओर बढ़ा और उसे एक कोकून के तरह ढांक लिया और उसके शरीर को दबाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वो कोकून टूट गया और उसमें से रोनन बाहर निकला और उसके पास ही उसका तलवार सर्पदंश बाहर निकला।
उस राक्षस ने जब देखा कि रोनन को कुछ नहीं हुआ है और तभी उसकी नज़र उस तैरते हुए तलवार पर पड़ी और वो राक्षस डर से कांपने लगा और उसने डरते हुए कहा, ये तलवार तो नहीं, आप नर्क सम्राट कैसे हो सकते हैं? ये तलवार तो उनकी ही है, लेकिन उसकी तो मौत हो गई थी ना। रोनन ने उस राक्षस को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और नर्क से इस ग्रह पर कैसे आ गए? वो राक्षस डरते हुए ही बोला, आप यहाँ कैसे आ गए? आपकी तो मौत हो गई थी। यदि आप यहाँ हैं तो आप नर्क में हो रही उस भीषण युद्ध को क्यों नहीं रोकते? रोनन ने कहा, मैं यहाँ कैसे आया और यहाँ क्यों हूँ, ये सब तुम्हें जानने का हक नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। उस राक्षस ने कहा, जी, नर्क में आपके मरने के बाद कई लोगों ने आपकी कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू कर दी और आपकी ओर से एक लड़की ने लड़ाई शुरू कर दी और दूसरी ओर से स्वर्ग के कई योद्धाओं ने उसके खिलाफ लड़ाई की। स्वर्ग के लोगों ने नर्क में भीषण उत्पात मचाया और मेरे जैसे ही कई राक्षसों की प्रजातियों को मौत के घाट उतार दिया। जब वहां भीषण रक्तपात मचा हुआ था तो स्वर्ग के राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरे नर्क में कई जगह ब्लैक होल जैसा हमला किया और कई लड़ रहे लोग उसमें समा गए और मैं भी उन्हीं में से एक पोर्टल में चला गया और इस जगह पर आ गया। रोनन ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, और इस बात को हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं? उसे लगा कि ये सब चीज़ हुए कई हजारों वर्ष बीत गए होंगे और अब तक तो वहां अब पूरी तरह से शांति हो गई होगी। उस राक्षस ने कहा, उस युद्ध को हुए कई हजार वर्ष हो चुके हैं और मुझे इस जगह पर आए हुए ही 3000 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। मैंने देखा था कि उस लड़की को स्वर्ग के देवताओं ने कैद कर लिया था, उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता। रोनन को अपने ओर से किसी लड़की के लड़ने की उम्मीद नहीं थी, तो उसने उस राक्षस से उस लड़की का हुलिया पूछा, क्योंकि उसके अनुसार कोई लड़की उसके लिए क्यों ही लड़ती और एक लड़की को वो जानता भी था तो उससे जुड़ी उसकी यादें कुछ अच्छी नहीं थी। उस राक्षस ने कहा, वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसके बाल घुंघराले थे और वो हमेशा एक सफ़ेद पोशाक पहन करती थी और वो हमेशा एक फरसे से युद्ध किया करती थी और उसने अपने फरसे से कई देवताओं को काट डाला था और कई ताकतवर परिवार को भी उसने खत्म किया था। वो बहुत भयानक थी। रोनन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसे किसी ऐसे लड़की के बारे में पता नहीं चला और उसने उस ख्याल को ये सोचकर झटक दिया कि वो जब अपने लोग जाएगा तो उसे सब सच पता चल ही जाएगा। रोनन ने इस राक्षस को देखते हुए कहा, भले तुमने सब कुछ बता दिया और तुम्हें मेरी असलियत भी पता है, लेकिन तुमने इस ग्रह पर भी बहुत बुरे काम किए हैं और मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम खुद को मार लो और पुनर्जन्म के चक्र में चले जाओ, मैं तुम्हारे आत्मा को नष्ट नहीं करूँगा। उस राक्षस ने लाचारी से अपना सिर हामी के हिलाया और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसके पूरे शरीर को एक अग्नि ने ढक लिया और वो वहीं जलकर राख हो गया। वो राक्षस करता भी क्या, वो जानता था कि भले ही वो बेहद ताकतवर है और पूरे एस्लोन पर वो सबको पराजित कर सकता था, लेकिन सामने वाला तो नर्क सम्राट था और उसके पास उसे मारने के कई तरीके थे, इसलिए उसने खुद को ही मार लिया। रोनन ने कुछ देर वहीं खड़े कुछ सोचा और वो वापस निर्वाण भूमि पहुंच गया और वहां उसने पाया कि तीनों वंशहेड की महिलाओं ने पूरे निर्वाण भूमि पर शांति बना ली थी और उन तीनों ने अभी दीक्षा के आश्रम में ही डेरा बनाया हुआ था। रोनन सीधा उस आश्रम में उतरा और उसे उतरता देख सभी लोग वहां आ गए और उन तीनों महिलाओं ने हाथ जोड़कर कहा, इस पूरे निर्वाण भूमि को कृति वंश से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन आप जैसे योद्धा ही इस निर्वाण भूमि पर शासन करने के योग्य है। रोनन ने अब अपना असली परिचय दिया कि वो दूसरी भूमि से यहाँ बदला लेने आया था और उसका कोई इरादा नहीं है कि वो निर्वाण भूमि पर शासन करे। उसने ये भी कहा कि वो कुछ ही समय में एस्लोन को भी छोड़ देगा। उन तीनों महिलाओं ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि उन्हें पता था कि रोनन ने ही उनके परिवार को खत्म किया। आखिर कहते भी क्या, गलती उनके परिवार वालों ने ही की थी। रोनन ने फिर दीक्षा को कई गोलियों की विधियां और कुछ खास ध्यान तकनीक दी। उसने दिया को सबसे ज्यादा ज्ञान दिया, उसने वो सब सीधा उसके दिमाग में भेज दिया और ये सब चुपके से हुआ था। ये सब कहकर वो अपने भूमि की ओर चल दिया। वो सबसे पहले शौर्य साम्राज्य पहुंचा और उसने पाया कि निर्वाण भूमि से आए सारे योद्धा उसके ऊर्जा जाल की वजह से मारे गए थे और वो सीधा निरुपमा से मिला और उसे अपने साथ आने को कह दिया। वो निरुपमा को लेकर सोनपुर गया, जहां से उसने अपने दोनों छात्रों को लिया और गुरुदत्त आश्रम की ओर निकल गया। सोनपुर से निकलते वक्त उसने वहां के राजा को बोल दिया कि शौर्य साम्राज्य की अगली शासक महारानी निरुपमा की बेटी अनु बनेगी और उसका साथ राजा को देना है। राजा में भी इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया। ये एक तरह से उसकी बेटी का फीस के तरह काम करने वाला था और वैसे भी उसे गुरुदत्त आश्रम और रोनन का दुश्मन नहीं बनना था। वो सभी आश्रम पहुंचे तो अब तक आश्रम को सही कर लिया गया था और आश्रम में अब जो भी छात्र थे उन्होंने आश्रम को फिर से कुछ हद तक ठीक कर दिया था। रोनन ने वहां कुल 6 महीने बिताए और इस बीच उसने कई काम किए, जैसे कि उसने निर्वाण भूमि तक जाने के लिए एक खास रास्ते का निर्माण फॉर्मेशन के द्वारा कर दिया और शौर्य साम्राज्य पर अनु को महारानी बनवा दिया था। रोनन ने आश्रम के लिए भी बहुत कुछ किए, जैसे कि उसने आश्रम में कई ताकतवर छात्रों को प्रशिक्षण दिया और आश्रम को एक अच्छे फॉर्मेशन में ढक दिया। उसने हर जगह पर समान रूप से ताकत का संतुलन बना दिया।
रोनन की छात्र भी इस समय चुपचाप नहीं बैठी थी, वो सब भी संप्रभु ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुकी थी। सबसे ज्यादा आश्चर्य रोनन को इस बात का हुआ कि निरुपमा ने भी अपना रैंक उन सब के बराबर पहुंचा दिया था और सबसे पीछे बस निरंजन दास चल रहे थे। निरंजन दास अब भी हेवनली सम्राट स्तर के आखिरी लेवल पर थे। बात उनके टैलेंट की नहीं बल्कि उनकी उम्र की थी। वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे तो उन्हें परेशानी आ रही थी, फिर भी अब उनकी उम्र कुछ हजार वर्ष तो बढ़ ही गई थी और वो अब एक तरह से एस्लॉन के सबसे ताकतवर इंसान भी माने जा सकते थे। रोनन ने उनसे भी पूछा कि क्या वो उनके साथ आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि अब उनकी उम्र हो चुकी है और वो अपना बचा समय इसी धरती पर बिताना चाहते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। रोनन भी उन्हें दबाव नहीं देना चाहता था। उसने उन्हें कई युद्ध तकनीक सिखाए और उन्हें ऊपर के रैंक की ध्यान की तकनीक भी दे दी और अब उसका इस ग्रह को छोड़ने का समय आ चुका था। एक दिन रोनन ने अपने सभी खास व्यक्तियों को एक जगह बुलाया और उनसे कहा, अब मेरा ये ग्रह छोड़ने का समय आ चुका है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद वापस यहाँ कोई युद्ध शुरू हो जाए, इसलिए मैंने हर जगह को अच्छे से शक्ति बांट दी है। निर्वाण भूमि पर हर किस्म की गोलियां मिलेगी, शौर्य साम्राज्य व्यापार क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, सोनपुर शक्ति का केंद्र माना जाएगा, गुरुदत्त आश्रम शिक्षा का केंद्र माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अन्य आश्रम कुछ नहीं करेंगे, हर आश्रम अपने जगह पर अलग है। कुछ आश्रम गोलियों का ज्ञान देने तो कुछ आश्रम युद्ध तकनीकों की। अब बस मुझे इतना ही कहना है। रोनन के बोलने के बाद वो उस जगह से गायब हो गया और वो उसी टापू पर पहुंच गया जहां वो राक्षस मिला था। वहां पहले से ही निष्ठा, अनाया और निरुपमा खड़ी थी। ये तीन लोग ही उसके साथ जाने वाले थे। रोनन ने अपने पास से वो आयामी द्वार का गोला निकाला और उसे बीच में रखते हुए उसने फिर उसमें अपनी ऊर्जा डाली और सबको देखते हुए बोला, तुम सब इसमें अपनी खून की एक बूंद डालो। सब ने वैसा ही किया और फिर सबसे अंत में रोनन ने उसमें अपना खून डाला और फिर उस गोले में से एक तेज रोशनी निकली जिसने उन चारों को ढांक लिया और कुछ समय बाद वो सभी उस जगह से गायब हो गए और उस टापू पर फिर से एक सन्नाटा पसर गया। एस्लॉन के लोगों ने भी ये महसूस किया कि कुछ उनके दुनिया से गायब हो गया है, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं सके। निरंजन दास, सोनपुर के राजा ने आसमान में देखते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि तुम सब वापस इस ग्रह पर लौटकर आओगे और तुम्हारे आगे का सफर अच्छा रहेगा। वहीं एस्लॉन के स्पेस में एक दरार हुई और एक तेज रोशनी अंतरिक्ष में उस दरार से निकली और कहीं गायब हो गई और वो दरार फिर से पहले की तरह ही भर गया। 63 दिव्यलोक। एस्लॉन आज पूरी तरह से शांत लग रहा था। इस ग्रह पर कई लोग ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि उनके पास से कोई चीज गायब हो गई हो। गुरुदत्त आश्रम में फिर से छात्र भर्ती शुरू हो गई थी। आश्रम का नया प्रिंसिपल पुरुषोत्तम को बना दिया गया था और निरंजन दास अब कहीं जाकर गुप्त साधना में लीन हो गए थे। सोनपुर भी अब शांत था। कुछ लोगों को सजा दी गई थी और महल को अब पूरी तरह से बना दिया गया था। राजा ने अपनी गद्दी अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए सौंप दी थी और वो भी किसी खास जगह पर शांति के लिए चले गए थे। शौर्य साम्राज्य में नई महारानी अनु ने भी अच्छे से पदभार संभाला और कई बदलाव किए और लोगों के बीच बहुत जल्द प्रसिद्धि पाली। अनु के पास वो गोरिल्ला उसकी सुरक्षा में दे दिया गया था। अनु भी वैसे बेहद ताकतवर हो चुकी थी। वो सम्राट ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुकी थी। निर्वाण भूमि में दीक्षा ने फिर से आश्रम का पुनर्निर्माण करवाया और उस आश्रम को निर्वाण भूमि पर सबसे ताकतवर आश्रम माना गया। निर्वाण भूमि पर अब किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तीनों वंश महिला हेड ने एक अच्छी सेना बना दी थी जो किसी आपात परिस्थिति में काम आए। एस्लॉन से कई मील या यूं कहे अनंत दूरी में स्थित एक जगह पर एक रोशनी तेजी से जा रही थी। वो कई तारों और कई जगहों के बीच से निकलती हुई जा रही थी और अंतरिक्ष के अनंत गहराइयों में आगे बढ़ती चली जा रही थी। किसी को नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी और वैसे भी उस अंतरिक्ष में होता भी कौन जो उसकी जांच कर पाता। वो रोशनी कई तारों के समूह को पार करते हुए एक परत से टकराए और उस परत में हल्का सा छेद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो परत किसी दो स्पेस को बांट रही हो, लेकिन उस रोशनी को उसने जैसे जाने के लिए रास्ता दे दिया हो। वो रोशनी जैसे ही उस परत से पार हुई तो अब पूरा नज़ारा ही बदल चुका था। जो अंतरिक्ष पूरी तरह अंधारमय दिख रहा था वो अब पूरा तरह से बदल चुका था। हर ओर नज़ारा साफ दिख रहा था। कई ग्रह दिख रहे थे और उन पर हरियाली भी दिख रही थी। वो पूरा क्षेत्र अरबों मील या यूं कहे कि अंत मील तक फैला हुआ दिख रहा था। इस क्षेत्र में भी वो रोशनी नहीं रुकी और बढ़ती रही। ऐसा लग रहा था कि उस रोशनी की कोई निश्चित सीमा ही नहीं हो। लेकिन अब इस क्षेत्र में कई जीव जंतु उड़ते हुए दिख रहे थे। कई ऐसे भी जीव थे जो बस मुंह खोलकर एक ग्रह को खा सकते थे। वो भी इस जगह पर यूं ही उड़ रहे थे। ऐसे विशालकाय और दैत्याकार जीव उस रोशनी को देखकर उसके पीछे दौड़े। उनकी रफ्तार का तुलना यदि हम किसी चीज से करें भी तो कोई अर्थ नहीं निकालेगा, क्योंकि उन जीव की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा था कि वो टेलीपोर्ट कर रहे हो। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी ये जीव ऐसे उड़ रहे थे। इसी से पता चलता था कि ये जीव किस लेवल पर होंगे। वो जीव कई घंटों और कई दिनों तक उस रोशनी का पीछा करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया और वो फिर से अपनी जगह पर लौट गए। अब वो रोशनी फिर से एक परत को हल्के से तोड़कर उसमें चली गई और फिर से सामने एक नया नज़ारा आ गया।
इस वक्त का नज़ारा पिछले वाले से भी ज़्यादा सुंदर और मनोरम था। इस बार कोई ग्रह नहीं बल्कि एक बड़ा सा जमीनी हिस्सा दिख रहा था, जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था, और कई सुंदर वादियाँ और कई सुंदर पर्वत श्रृंखला मन को मोहित कर रहे थे। उस जमीनी क्षेत्र पर अब जंगली जानवर भी दिख रहे थे, जिनकी दहाड़ से कई पर्वत टूटते हुए दिख रहे थे और कई उड़ने वाले जीव अपने मुंह से हवा, आग और कई अन्य चीजें छोड़ते हुए दिख रहे थे। उस जगह के नीचे कई जंगली क्षेत्र दिखाई दे रहे थे और कई दूर तक फैले समुद्र भी दिख रहे थे, लेकिन यहाँ भी कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। वो रोशनी यहाँ भी नहीं रुकी, लेकिन वो ऊपर नहीं गई, बल्कि इस जमीन के समानांतर ही उड़ती रही और सीधा समुद्र मार्ग से होते हुए एक ऐसे जगह पर पहुंची जहां से समुद्र और जमीन की दूरी बस कुछ ही दूर थी, लेकिन वो इतना भी नज़दीक नहीं थी कि कोई आसानी से इधर से उधर आ सके। उस समुद्र के उस हिस्से में एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था। वो रोशनी वहीं हवा में कुछ समय तक उड़ी और सीधा उस जमीनी हिस्से पर आ गई और एक जोरदार धमाका हुआ, जिस वजह से उस हिस्से की जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और ये धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। उस धमके के बाद वो रोशनी भी गायब हो गई और उस रोशनी के हटते ही बाहर आए कुछ लोग, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि रोनन, निष्ठा, अनाया और निरुपमा थे। और वो सब ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो वो सब किसी तस्तरी में सफ़र करके आए हो, क्योंकि उनके शरीर में किस प्रकार का खरोंच तक नहीं आया था और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी ज्यों के त्यों थे। रोनन उस जगह पर खड़ा होकर सबको देखा कि सब सही सलामत है, तो उसने अपने चारों ओर के वातावरण को देखा और कुछ सोचने लगा, और वो थोड़ा कन्फ्यूज सा लग रहा था। रोनन जहां परेशान था, तभी उसके पीछे से निरुपमा ने कहा, क्या यह है तुम्हारा लोक? लेकिन यहाँ कोई इंसान या कोई इंसानी चीजें क्यों नहीं नजर आ रही है? यहाँ तो बस समुद्र और पानी ही दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन इस जगह की ऊर्जा बहुत भयानक सी महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं बिना ध्यान के भी अपनी शक्ति बढ़ा रही हूँ। रोनन ने कहा, नहीं, ये दिव्य लोक नहीं है और ये नहीं नर्क या स्वर्ग है। ये तो रोनन आगे कुछ बोलता, तभी उसके पीछे गड्ढे में पड़ी वो ऊर्जा गोला जोरों से हिलने लगी और रोनन का ध्यान उस ओर गया। रोनन जाकर उस गोले की जांच करता कि तभी उस गोले से एक पीली रोशनी निकली और सामने आया वही रहस्यमयी बूढ़ा, जिसके चेहरे पर अब भी एक प्यारी सी मुस्कान नजर आ रही थी। उस बूढ़े ने कहा, रोनन मेरे दोस्त, यदि ये प्रतिबिंब तुम्हें दिख रही है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम दिव्य लोक के निचले हिस्से में आ चुके हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई सवाल है, लेकिन ये बस एक प्रतिबिंब आकृति है, तो इसमें मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। सबसे पहला सवाल तुम्हारा ये होगा कि तुम दिव्य लोक की जगह यहाँ क्यों आ गए हो? तो ऐसा मैं नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि उस जगह पर तुम्हारी शक्ति के अनुरूप कुछ संभव नहीं है। इस शक्ति स्तर से तुम एक मामूली इंसान से भी अच्छे से नहीं लड़ सकते हो। मुझे पता है कि तुम किसी न किसी तरह सब कुछ संभाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे साथ आए हुए लोग तुम्हारे लिए परेशानी बनेंगे या उनके वजह से तुम्हारे जान पर भी खतरा आ सकता है। ये दिव्य लोक की निचली भूमि भी उस लोक के जितनी ही ऊर्जावान है और यहाँ पर उस जगह से कोई भी नहीं आता, और तुम सब यहाँ अपनी शक्ति अच्छे से बढ़ा सकते हो और यहाँ के जीवों से लड़कर अपना अनुभव बढ़ा सकते हो। मैंने इस जगह पर यही सबके लिए व्यवस्था कर दी है, और मैंने दिव्यलोक में जाने के लिए एक टेलीपोर्टर भी लगा दिया है, लेकिन वहाँ सिर्फ अभी तुम ही जा सकते हो, क्योंकि उस लोक की स्थिति अभी बेहद खराब है। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द दिव्यलोक अपनी शक्ति बढ़ाकर पहुँचो और एस्लोन की तरह ही शांति स्थापित करो। और हाँ, तुम्हारा खास व्यक्ति भी अब खतरे में है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम थोड़ी जल्दी करोगे। ये मैसेज देने के बाद वो रोशनी गायब हो गई और वो जमीन दो हिस्सों में बंट गई और वहाँ नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। रोनन ने पीछे खड़े लोगों की ओर अपनी नज़र बेबसी में घुमाए और बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम सबसे वादा किया था कि तुम्हें दिव्यलोक ले जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो संभव है। निरुपमा उन सब में सबसे ज़्यादा समझदार थी, तो उसने रोनन के कंधे पर हाथ रखकर उसके झुके हुए गर्दन को उठाते हुए बोली, तुम्हें इसके लिए खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सही कह रहे थे, हम अभी बेहद कमज़ोर हैं और हम तुम पर बोझ ही बनते। निष्ठा और अनाया ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ गुरुजी, निरुपमा मैडम सही कह रही है, हम अभी बेहद कमज़ोर हैं। हमें लगता है कि रास्ते में हमने जिन जानवरों को महसूस किया, हम उनसे तक नहीं जीत सकते, तो हम उस लोक के लोगों से कैसे लड़ पाएंगे? हम इसी जगह पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे और उस लोक में जाने के काबिल बनेंगे। रोनन ने फिर कुछ नहीं कहा और वो उस सीढ़ी की ओर देखते हुए बोला, हमें उस सीढ़ी से नीचे जाकर देखना चाहिए कि उस बूढ़े ने क्या व्यवस्था की है, वो हमेशा डरावनी चीज़ ही किया करता है। निरुपमा को कुछ याद आया और वो बोली, मैंने तुमसे पहले ये नहीं पूछा, लेकिन वो व्यक्ति कौन थे? उनकी आंखों को देखकर कितनी शांति मिल रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं किसी देवता को देख रही हूँ और वो किसे बचाने की बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। रोनन ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। वो बिना किसी परेशानी के कहीं भी आ और जा सकते हैं, और हो सकता है कि वो सच में कोई प्राचीन देवता ही हो, और मुझे भी नहीं पता कि वो किसे बचाने को बोल रहे थे। रोनन के लिए भी वो बूढ़ा व्यक्ति एक पहेली ही था और वो कब से उस पहेली को सुलझाना चाह रहा था, लेकिन वो हर बार उलझ जाता था। वो सभी बात करते करते नीचे पहुंचे और नीचे का नज़ारा तो कुछ और ही था।
उस सीढ़ी से नीचे आने पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के चारों ओर कई दरवाजे थे। उस हॉल के बीचों बीच कई किताबें रखी हुई थी और एक कोने में कई चमचमाते हुए पत्थर रखे हुए थे। उस हॉल के एक कोने में कई सारे हथियार और कई गोलियां भी रखी हुई थी, यहाँ तक कि उनके बीच में कई बेशकीमती जड़ी बूटियां भी दिख रही थी और उन सब की आभा बेहद ज़्यादा थी। रोनन ने कुछ समझते हुए कहा, अच्छा तो उन्होंने बहुत कुछ रखा है। रोनन उन किताबों के ढेर के पास गया और सभी किताबों पर अपनी नज़र दौड़ाने लगा। रोनन ने फिर पीछे मुड़कर कहा, ये सभी किताबें तुम सब के लिए बेहद उपयोगी है और इनमें हर प्रकार की किताबें हैं, जैसे कि ध्यान तकनीक, गोलियों की जानकारी, जड़ी बूटियों का ज्ञान और कई युद्ध कला की तकनीकें। ये सभी एस्लॉन में कभी नहीं मिलेगी। रोनन आगे बढ़ा और उन चमचमाते हुए पत्थर के ढेर की ओर गया और एक पत्थर उठाया और वो कोई पत्थर नहीं, एक गोल चौकोर सा चीज था जिसके चारों ओर किसी धातु से नक्काशी की गई थी। इसी तरह का हाल सभी पत्थरों में था और वहां असंख्य पत्थर रखे हुए थे। रोनन एक पत्थर को दिखाते हुए बोला, ये दिव्य लोक की मुद्रा है, इसे स्पिरिट स्टोन कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भरी होती है, तो इसे अवशोषित करके भी हम अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। और हाँ, ये एक पत्थर के बदले हमें लाखों स्वर्ण सिक्के मिल सकते हैं। उन स्वर्ण सिक्कों का उपयोग दिव्य लोक के सबसे छोटे हिस्सों में किया जाता है, जिसे हम एक गांव कह सकते हैं। वो तीनों लड़कियां हैरानी से ये सब सुन रही थी और हामी में सिर भी हिलाते जा रही थी। उनके लिए ये सब किसी सपनों की कहानी जैसा था और कहानी सुनाने वाला रोनन था। रोनन फिर आगे बढ़ा और उन गोलियों की ओर इशारा करते हुए बोला, ये सभी गोलियां हर चीज़ के लिए है, जैसे शक्ति दीवार तोड़ने के लिए, विष से बचने के लिए, इंस्टेंट रिकवरी और ऐसी ही कई अन्य गोलियां यहाँ है। लेकिन तुम सब किसी गोली को लेने से पहले मुझसे पूछ लेना, या नहीं तो उन किताबों को पढ़कर ही उपयोग करना। रोनन फिर से आगे बढ़ गया और हथियारों के पास जाकर बोला, ये दैवीय श्रेणी की हथियार है, तो तुम सभी अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हारा शरीर इन हथियारों के तेज को नहीं झेल पाएगा। रोनन फिर अंतिम चीज की ओर इशारा करते हुए बोला, और वो सभी बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं जिसका उपयोग तुम सब गोली बनाने में कर सकते हो। इसके बाद उसने सभी के चेहरे को देखा और पाया कि सभी मूर्ति बने हुए हैं। ये देखकर रोनन ने हंसते हुए कहा, अरे तुम सब अब किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हें उन किताबों को पढ़ना चाहिए। अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि खूब मेहनत करोगे। उद्धरण चिन्ह। रोनन की बात सुनकर सभी लड़कियां होश में आए और बोली, हाँ, हम अभी पढ़ने जाते हैं। इतना बोलकर सभी लड़कियां उन किताबों की ओर दौड़ी, जैसे मानो उन किताबों पर ही उनका जीवन टिका हो। रोनन उनकी ये स्थिति के बारे में समझ सकता था। यदि ऐसा उसके साथ भी होता तो उसकी यही प्रतिक्रिया होती, और ये सब तो थे भी एक साधारण से साधक। रोनन उन्हें वहीं छोड़कर उस हॉल का मुआयना करने लगा और फिर वो सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकल आया और मन में ही बोला, आखिरकार मैं दिव्यलोक ही गया। वो ऊपर देखते हुए बोला, स्वर्ग के तुम घमंडी लोगों, बस कुछ समय और मैं तुम सबसे चुन चुन कर अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। तब तक अपनी जिंदगी अच्छे से जी लो, मेरे आने के बाद वो नर्क बनने वाली है। रोनन ने फिर से चारों ओर देखा और उस हॉल में आया और एक कमरे की ओर बढ़ गया जिसके आगे उसका नाम लिखा हुआ था। वो उस कमरे में प्रवेश किया और उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी और वो बोला, टेलीपोर्टर और यहाँ, और ये सक्रिय भी दिख रहा है। क्या मुझे एक बार दिव्यलोक जाना चाहिए? 64 दिव्य सीढ़ियाँ। रोनन ने उस टेलीपोर्टर को गौर से देखा और उसके अंदर से उसे उस दिव्यलोक से आती हुई आभा महसूस हो रही थी। उसके अंदर से आ रही आभा बेहद भयानक और बेहद ऊर्जावान लग रही थी। यदि ये टेलीपोर्टर एस्लॉन में लगा होता तो वो पूरा ग्रह ऊर्जावान हो जाता और उस ग्रह का रैंक भी बढ़ जाता और वहाँ कई योद्धा अपने रैंक को तोड़कर आगे बढ़ते जाते। रोनन ने पहले सोचा कि क्यों ना वो अपने लोक अभी ही चले जाए, लेकिन वो फिर कुछ सोचकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आ गया, जहां वो तीनों औरत अभी भी किताब पढ़ने में लगी हुई थी। सभी लड़कियां अब तक कुल 3 से 4 किताबें पढ़ चुकी थी। वो सभी संप्रभु ऊर्जा रैंक की योद्धा थी, तो उन्हें किताबें पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। यहाँ बात यह थी कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे रैंक पर जाता जाएगा उसका दिमाग और आत्मा उतना ही ताकतवर बनता जाता था। इसी वजह से यदि कोई हेवनली सम्राट ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है तो उसका दिमाग फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाता था, और जो व्यक्ति संप्रभु ऊर्जा रैंक पर पहुंच जाता है तो वो अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर की तरह बन जाता था। इसी वजह से उन लड़कियों को उतनी मोटी किताबें पढ़ने में बस कुछ समय ही लगा और उन्होंने इसी वजह से वो किताबें पढ़ चुकी थी। जब निरुपमा ने रोनन को उस हॉल में आता हुआ देखा तो वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, रोनन, क्या इन किताब में लिखी सारी बातें सच है? क्या संप्रभु ऊर्जा स्तर का योद्धा दिव्य लोक में बस एक मामूली इंसान ही होता है? उद्धरण चिन्ह। रोनन ने निरुपमा के सवालों का जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। शायद कुछ बात थी जो उसके दिमाग में कई दिनों से घूम रही थी, जो वो निरुपमा से पूछना चाह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये बात कैसे पूछे। जब निरुपमा ने महसूस किया कि रोनन उसके सवाल की जवाब देने की जगह उसे अजीब नज़रों से देख रहा है तो वो थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? इन कुछ दिनों में दोनों ने दोनों को इज्जत देने की जगह सीधे नाम से पुकारने लगे थे। रोनन ने गंभीर होते हुए कहा, मैं पिछले कई समय से ये बात तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन आज मैं पूछ ही लेता हूँ, क्या अनु तुम्हारी ही बेटी है?
रोनन के सवाल पर किताबों में मग्न निष्ठा और अनाया दोनों के कान खड़े हो गए। ये सवाल उन दोनों के लिए भी अजीब ही थी और ये सवाल सीधे निरुपमा के कैरेक्टर पर था और ये एक बहुत बड़ी बात थी। जहां वो दोनों लड़कियां हैरान हो रही थी, वहीं निरुपमा ज़्यादा परेशान नहीं थी। वो पूरी शांत दिख रही थी और उसने लंबी सांस बाहर ली और शांत हो गई और बोली, मैं ये बात तुम्हें आज नहीं तो कल बताने ही वाली थी, लेकिन हम दोनों के पास सही समय ही नहीं था। ये बात आज से 20 वर्ष पहले की है। मेरी शादी शौर्य साम्राज्य के एक घमंडी मंत्री के बेटे से कर दी गई। उससे शादी करना मेरी मजबूरी थी। यदि मैं उससे शादी नहीं करती तो मेरी मेयर की पोस्ट चली जाती। मुझे अपने पोस्ट की चिंता नहीं थी बल्कि मेरे शहर की चिंता थी। इसी वजह से मैंने मजबूरी में शादी की थी। शादी के बाद मैंने उस व्यक्ति को खुद को छूने नहीं दिया। मैंने उससे ये वचन ले लिया था कि यदि वो मुझे नहीं छुएगा तो मैं उसके किसी काम में रोक टोक नहीं करूंगी। इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते रहते और हम दोनों ने अलग कमरा ले रखा था। वो सारा दिन आवारागर्दी करते रहता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए और उसके परिवार से मुझे बच्चे के लिए दबाव दिया गया। मैं उस नीच व्यक्ति को खुद को छूने देना नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बच्चे को गोद ले लूं। तो मैंने अपने ही शहर के एक बच्ची को गोद ले लिया और वही बच्ची अनु है। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उद्धरण चिन्ह। रोनन, निष्ठा और अनाया को अब जाके पूरी बात पता चली और अब जाकर उन दोनों लड़कियों को समझ आया कि रोनन ने निरुपमा के कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठाया था, बल्कि उसने तो सच ही पूछा था। रोनन ने भी शांत स्वर में कहा, जब गुरुदत्त आश्रम में वो हमला हुआ था तो अनु कुछ ज्यादा ही चोटिल हो गई थी और उसके शरीर से खून निकल गया था और उस खून में किसी प्रकार की कोई खासियत नहीं दिख रही थी। और जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तो तुम्हारे शरीर का खून थोड़ा शक्तिशाली था, जबकि अनु का खून बेहद मामूली था। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि तुम पहले से ही मां बन चुकी हो, लेकिन ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने पूछ लिया, क्योंकि दिव्य लोक में महिलाएं अपना वंश बढ़ाने के लिए कई पुरुषों से शादी करती है और उनके कई बच्चे होते हैं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। निरुपमा ने रोनन की बात सुनी तो उसे थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने रोनन से सच छिपाकर कोई गलती कर दी हो, और उसे ये भी लग रहा था कि कहीं रोनन उसके ज़्यादा उम्र की वजह से उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा। रोनन भी निरुपमा की परेशानी समझ सकता था, इसलिए वो उन गोलियों की ओर बढ़ा और एक डब्बे में से एक बक्सा उठा लिया। वो बक्सा बहुत छोटा और पारदर्शी था। उस बक्से के अंदर एक सुनहरे रंग की गोलाकृति की एक गोली दिख रही थी। रोनन ने वो गोली निरुपमा को देते हुए कहा, ये गोली खा लो, शायद तुम्हारे मन में चल रही दुविधा का तुम्हें समाधान मिल जाएगा। निरुपमा थोड़ी हैरान होते हुए बोली, ये गोली, ये किस चीज़ की गोली है और मुझे ये अभी ही खाना है क्या? रोनन ने हामी में सिर हिलाया और उस बक्से से वो गोली निकलकर निरुपमा के हाथों में दे दिया और उसे इशारा किया कि वो इस गोली को तुरंत खा ले। निरुपमा उस गोली को बेहिचक खा ली और वो गोली तुरंत उसके मुंह में जाते ही पिघल गई और उसके कंठ के नीचे चली गई और उसे लगा कि उसके शरीर में बदलाव होने लगा। निरुपमा के शरीर की त्वचा टूटने लगी और जमीन पर गिर गई और उसके लुआ शरीर से कुछ काला काला पदार्थ निकलने लगा और उस कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी मरे हुए जानवर को कई दिनों तक खुला छोड़ दिया गया हो। कुछ समय तक ऐसा ही हुआ और निरुपमा फिर जाकर शांत हुई और अब उसका पूरा शरीर उन्हीं काले पदार्थ से ढक गया था। निरुपमा को भी वो अजीब सी बदबू आए और वो हैरान होते हुए बोली, क्या ये बदबू मुझसे आ रही है? लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रोनन ने कहा, तुम अपने कमरे में जाके स्नान कर लो और अपने शरीर से इस गंदगी को साफ कर लो, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा और अपने चेहरे और पूरे शरीर को देख लेना। निरुपमा तुरंत एक कमरे की ओर भागी और कुछ 20 मिनट के बाद एक चीख की आवाज़ उसके कमरे से आए और उस कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई दूसरी ही लड़की बाहर आई। निष्ठा और अनाया पूरी तरह हैरान थी। वो रोनन की ओर मुड़ी और उससे जवाब की उम्मीद करने लगी। रोनन के सामने उस कमरे से जो लड़की आई थी वो बिल्कुल 19 वर्ष की लड़की लग रही थी। उसकी त्वचा एकदम सुंदर और बेहद अच्छी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गुलाब का फूल अभी खिला हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था और उसकी त्वचा इतनी कोमल महसूस हो रही थी कि बस हल्का सा छूने से ही उस पर खून निकलने लगे। रोनन के सामने वो लड़की आए और बोली, रोनन ये क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से जवान हो गई हूँ और मेरी त्वचा मेरी जवानी के दिनों से भी बेहद सुंदर और कोमल लग रही है। कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया है ना? रोनन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये सब उस गोली का कमाल है। उस गोली का नाम ब्यूटी पिल है। वो गोली एक बूढ़ी औरत को भी जवान बना सकती है और उसके शरीर से सारी अशुद्धि निकाल देती है। तुम्हारे शरीर से सारी गंदगी निकलने के बाद तुम्हारी त्वचा ऐसी हो गई है। और हाँ, इस गोली के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये गोली हर 50 वर्ष में बस एक बार ही ले सकते हैं। रोनन फिर उन दोनों लड़कियों की ओर देखा जो उस गोली को ललचाई नज़रों से देख रहे थे। कौन लड़की खुद को ज़्यादा सुंदर बनाना नहीं चाहेगी? उन्हें देखकर रोनन ने कहा, तुम दोनों अभी उस गोली को मत खाना, इसे कोई 35 वर्ष के बाद ही खा सकता है। लेकिन दिव्य लोक में इससे भी कई बेहतर गोलियां हैं जो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इन ऊपरी सुंदरता का क्या फ़ायदा जब तुम्हारे पास ताकत ही न हो?
मुझे उम्मीद है कि तुम सबने अब तक दिव्यलोक की बेसिक किताब पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी मैं दिव्यलोक के शक्ति रैंक और उसकी खासियतों के बारे में बताना चाहूँगा। दिव्यलोक कई लेवल में बंटा हुआ है। सबसे बाहरी क्षेत्र में कमजोर साधक रहा करते हैं, फिर उसके बाद आता है मुख्य दिव्यलोक, जिसमें वैसे साधक जा सकते हैं जो बाहरी क्षेत्र के रैंक में सबसे ऊपर पहुंच चुके हो। तीसरे लेवल पर आता है स्वर्ग और नर्कलोक, वहां सिर्फ अमर व्यक्ति और देवता जा सकते हैं। ये तो बात हो गई क्षेत्रों की, लेकिन तुम लोग अभी बहुत कमजोर हो तो बाहरी क्षेत्र में भी तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में भी संप्रभु ऊर्जा स्तर वाले योद्धा बेहद मामूली माने जाते हैं और उन्हें ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं रहने की सलाह दूंगा। इस जगह पर अमर साधक भी नहीं आते, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर कई अमर जीव और देवता रैंक के जानवर मिल जाते हैं। इसी वजह से यहाँ बस दो व्यक्ति आ सकते हैं, और वो है नर्क सम्राट और स्वर्ग सम्राट। मैं नर्क सम्राट था तो मैं यहाँ कई बार प्रैक्टिस के लिए आ चुका था। अब मैं तुम्हें दिव्य लोक के बाहरी क्षेत्र के रैंक बताता हूँ। बाहरी क्षेत्र में संप्रभु ऊर्जा स्तर पहुँचने के बाद आता है डिवाइन रैंक। इस रैंक में डिवाइन ऊर्जा शरीर में जाती है और शरीर दिव्यलोक की भयानक ऊर्जा के अनुरूप ढलने लगता है। इस रैंक के कुल 4 लेवल है। डिवाइन रैंक के बाद आता है डिवाइन किंग रैंक। ये दिव्य लोक के बाहरी क्षेत्र में एक हिस्से का राजा बनने का ताकत देता है और इसमें भी 4 लेवल होते हैं। डिवाइन किंग रैंक के बाद आता है डिवाइन सम्राट रैंक, और इसके अंदर कई किंग रैंक के योद्धा आते हैं और ये सभी किंग रैंक के योद्धाओं को अपने अंदर काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस रैंक में 3 लेवल होते हैं। डिवाइन सम्राट रैंक के बाद आता है डिवाइन लॉर्ड, और इसमें कोई लेवल नहीं होता है, लेकिन ये रैंक दिव्यलोक के अंदर जाने का परमिट होता है और इस रैंक का योद्धा पूरे बाहरी क्षेत्र का मालिक माना जा सकता है, लेकिन उसे तब दिव्यलोक के अंदरूनी क्षेत्र में जाना पड़ता है जब कोई दूसरा उसके रैंक पर पहुंच जाए। निरुपमा ने कहा, तो फिर कोई भी डिवाइन लॉर्ड दूसरे को उस रैंक पर पहुंचने ही नहीं देता होगा, क्योंकि उसे उसकी सत्ता छीन जाएगी और उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। रोनन ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसी वजह से तो बाहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा तबाही मचती है और लोग अपनी ताकत हमेशा छिपा कर रखना पसंद करते हैं। अब मैंने सब कुछ बता दिया तो मैं चाहता हूं कि तुम सब इसी जगह पर कम से कम डिवाइन लॉर्ड रैंक तक पहुंचो। उन लड़कियों में से अनाया ने कहा, गुरुजी, क्या हमें दिव्यलोक के अंदरूनी हिस्से में जाने के लिए कोई टेस्ट देना होता है? आपकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो क्षेत्र बेहद सुरक्षित है, तभी तो बाहरी हिस्से के लोग अंदर डिवाइन लॉर्ड रैंक पर जाने के बाद भी नहीं जाते। रोनन ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ तुमने सही समझा, अंदरूनी हिस्से की रक्षा खुद अमर लोग करते हैं और उनकी ताकत इतनी भयानक होती है कि वो एक हमले में कई डिवाइन लॉर्ड रैंक के योद्धाओं को खाक कर सकते हैं। इसी वजह से तो कोई भी उस क्षेत्र में कम रैंक पर होते हुए नहीं जाना चाहता। बाहरी क्षेत्र के लोग भले ही अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन अंदरूनी हिस्से के लोग बाहरी क्षेत्र में आसानी से आ सकते हैं, और उन्होंने बाहरी हिस्सों में अपने लोगों को बिठा रखा है और एक तरह से उनका ही राज बाहर और अंदर दोनों हिस्सों में होता है। मैं जानता हूं कि तुम लोग वहां जाना चाहते हो, लेकिन दिव्य लोक तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहां यदि तुम ताकतवर हो तो तुम एक सम्राट या राजा के भी जाकर मार सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रोनन की बात और हिदायत सुनकर सभी लड़कियों ने दृढ़ संकल्प लिया और तुरंत बांग की किताब पढ़ने के लिए चले गए, और रोनन ने भी उन्हें नहीं रोका और वो बोला, मैं कुछ समय के लिए गायब रहूंगा तो तुम लोग ध्यान लगाने में कोई कसर मत छोड़ना। रोनन फिर अपने कमरे में चला गया और उस टेलीपोर्टर को गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन पक्का कर लिया हो और वो उस टेलीपोर्टर में कूद गया और वो उस कमरे से गायब हो गया। रोनन फिर अचानक से एक खाली स्पेस में आ गया और एक आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, तुम्हारे हाथ में एक अंगूठी आ गई होगी और उसके अंदर आयामी गोला है, तुम उसके सहारे वापस अपने कमरे में आ सकते हो, लेकिन एक दिन में केवल बस एक बार ही उसका उपयोग किया जा सकता है। वो आवाज़ गायब हो गई और फिर रोनन अचानक से एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां से ऊपर सीढ़ी दिख रही थी और उस सीढ़ी का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। रोनन उस सीढ़ी को देखते हुए बोला, दिव्य सीढ़ियां, मुझे नहीं लगा था कि मेरी परीक्षा ली जाएगी। 65 डिवाइन लॉर्ड। रोनन को उन सीढ़ियों को देखकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो आगे जाके उस सीढ़ी के पास गया और झुकते हुए उस पहली सीढ़ी को छूकर किसी पुरानी याद में खो गया, जैसे कि इस जगह से उसकी कोई बहुत खास याद थी। रोनन उस सीढ़ी के सामने बस यूं ही कुछ मिनट तक बैठकर यूं निहारता रहा। रोनन कुछ मिनट बाद उठा और उस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा और ऐसा लगा कि उसके ऊपर एक साथ कई हाथियों का वजन पड़ने लगा, लेकिन रोनन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ता रहा और हर अगले सीढ़ी पर उस पर पड़ रहा वजन बढ़ने लगा। हर अगली सीढ़ी पर रोनन के शरीर पर पड़ता वजन बढ़ता गया, लेकिन रोनन ऐसे चलता रहा जैसे वो किसी पार्क में टहल रहा हो। वहीं अब उसके पैरों के पास धुंध आती हुई दिख रही थी और उसके सामने भी कोहरा सा छाता जा रहा था और उसे अब अगली सीढ़ी भी दिखना बंद हो रही थी। ये दिव्य सीढ़ियां सीधे दिव्य प्रांत के उस हिस्से पर निकालती है जहां दिव्यलोक का अंदरूनी स्वर्ग और नरक क्षेत्र का हिस्सा मिलता है। ये सीढ़ी हर उस इंसान की परीक्षा लेती है जो स्वर्ग या नरक क्षेत्र में जाना चाहते हो। ये सीढ़ी हर इंसान का हिम्मत और धैर्य तोड़ता है ताकि वो उस भीषण क्षेत्र में न जाए जिसे हम स्वर्ग या नरक क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
ये सीढ़ियाँ किसने बनाए और कहाँ से आई वो किसी को नहीं पता था, लेकिन हर व्यक्ति को इस सीढ़ी को पार करना ही होता था। यदि वो इंसान इस सीढ़ी से होते हुए पार कर जाता है तो वो आसानी से दिव्यलोक के किसी भी क्षेत्र में आ और जा सकता है, और यदि वो फेल हो गया तो उसे फिर से 100 वर्ष तक अगली बारी का प्रतीक्षा करना होता है। रोनन जब अपने पिछले जीवन में यहाँ आया था तो उसके पूरे दिमाग और शरीर में एक अलग ही जोश था। वो अपने कुछ 15 दोस्तों के साथ ये परीक्षा देने आया था और 15 में से केवल 2 ही ऊपर तक पहुंच पाए थे, और वो दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्तमान का स्वर्ग सम्राट था, और रोनन उस वक्त नर्क सम्राट बना था, और इसके पीछे भी कुछ कहानी थी जिसे हम कभी और जानेंगे। रोनन पिछली बार बड़ी मुश्किल से इस सीढ़ियों को पार कर पाया था, और यहाँ तक कि अंत तक पहुँचते पहुँचते उसने अपने दोनों पैर तक गवा दिए थे और वो किसी तरह रेंगते हुए ऊपर तक पहुँचा था। इस सीढ़ी की सबसे ऊपरी जगह पर हर प्रकार का हुआ नुकसान और सभी चोट खुद से ठीक हो जाती थी, इसलिए रोनन अंत तक हार नहीं माना था। ऐसा नहीं था कि ये सीढ़ी हर बार इंसान की परीक्षा लेती थी, इसे बस एक बार पार करना होता था और अगली बार से वो इंसान किसी मामूली सीढ़ी की तरह इस पर आ और जा सकता था। रोनन को पिछली बार लगा था कि केवल आंतरिक क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचे योद्धा ही इस सीधा को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सीढ़ी बस इंसान की हिम्मत और सहनशक्ति की परीक्षा लेती है। इस पर एक मामूली सा इंसान भी जा सकता है, बस उसकी हिम्मत उसका साथ दे। रोनन अब तक कई सीढ़ियों को पार कर चुका था और वो कई 1000 सीढ़ियों के पास था, और उसके ऊपर अभी कई पहाड़ जितना दबाव पड़ रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दोनों पैर के अब तक परखच्चे उड़ चुके हैं। वो बस घुटनों के सहारे चल रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर सिकन की एक लकीर तक नहीं दिख रही थी। रोनन बहुत आसानी से सीढ़ियों के ऊपर देखकर चलता जा रहा था और उसके मुंह से हल्का खून निकलता हुआ भी दिख रहा था। ये सीढ़ी शायद इंसान के शरीर की जांच करती थी। यदि आत्मा की जांच करती तो रोनन अब तक ऊपर पहुंच चुका होता, क्योंकि उसकी आत्मा ने तो कब का इस सीढ़ी को पार कर लिया था। शायद ये बात अब तक सिर्फ रोनन को पता चल पाई थी, क्योंकि वही दूसरी बार ये परीक्षा दे रहा था। रोनन इसी तरह अब तक कुछ 5000 से भी ज्यादा सीढ़ी पार करके उस सीढ़ी के ऊपर पहुंच चुका था और वहां जाकर धड़ाम से गिर गया। उसका शरीर अब भी इतने दबाव को झेलने के काबिल नहीं हुआ था, वो तो बस उसकी आत्मा की दृढ़ इच्छाशक्ति की वजह से वो ये कर भी पाया था। रोनन के गिरते ही वहां एक रोशनी आई और उसके शरीर को पूरी तरह से ढक ली, और कुछ समय बाद वो उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया और एक पत्थर की मूर्ति के पास जाके खड़ा हो गया। रोनन के वहां खड़ा होते ही उस मूर्ति में जैसे जाना गई और उस मूर्ति की बंद आंखें खुल गई और वो आंखें सीधे रोनन को देख रही थी, और कुछ समय बाद उस मूर्ति में से एक आवाज आई, ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम जैसे इतना कमजोर इंसान ने इस सीढ़ी को चैलेंज किया, और वो पास भी हो गया। उस मूर्ति ने फिर से रोनन को देखा और बोला, नहीं, एक सेकंड, तुमने ये पहली बार नहीं किया है, तुम तो पहले भी एक बार ये कर चुके हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारा शरीर दूसरा था, तभी तो मुझे लगा कि एक इतना मामूली सा इंसान ये कैसे कर पाया। रोनन को उस मूर्ति की बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये मूर्ति इंसान के आत्मा, शरीर और यहाँ तक कि उसके चेतना तक को देख सकती थी, और ये पहली बार नहीं था। इस मूर्ति को लेकर कई भ्रांतियां पूरे दिव्यलोक में फैली थी, जैसे इस मूर्ति की मालिक ने ही दिव्यलोक की स्थापना की थी, और कुछ का ऐसा मानना था कि ये मूर्ति ही पूरे दिव्यलोक में इतनी दिव्य ऊर्जा फैलाती है, और कई लोग इस मूर्ति को भगवान की तरह पूजते हैं। इस मूर्ति के पूजने वाले और इसे भगवान न मानने वाले भी दो हिस्सों में बंटे हुए हैं, और इस वजह से भी कई बार युद्ध हुए हैं, लेकिन इस मूर्ति ने आज तक किसी मामले में कोई दखलंदाजी नहीं की है। ये तो बस इस सीढ़ी के ऊपर प्रहरी के तरह काम करती है। कुछ लोगों ने इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उन सब की बेहद दर्दनाक मौत हुई, और उसने पुराने कुछ स्वर्ग सम्राट और नर्क के महान योद्धा भी थे, उस समय के बाद कोई इस मूर्ति को न छुआ और न ही इसे तोड़ने की कोशिश की, और ये मूर्ति अब भी लोगों का ऐसे ही स्वागत करती है। रोनन ने उस मूर्ति से कहा, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है, या मैं यहाँ से जाऊँ? उद्धरण चिन्ह। उस मूर्ति ने कहा, मेरी वजह से ये परीक्षा तुम्हें 2 बार देनी पड़ी, और मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ दूसरे शरीर से भी यहाँ आ सकता है। ये मेरी गलती है, तो मैं तुम्हें एक सलाह और एक तोहफा देना चाहूँगा। रोनन शांति से इंतजार करता रहा। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ से जा नहीं सकता था, लेकिन जब सलाह की बात सुनी तो वो रुक गया। उस मूर्ति ने कहा, तुम अभी ऊर्जा के बहुत कम रैंक पर हो, और अभी इस लोक में उथल पुथल मची हुई है, और तुम हो भी बहुत कम रैंक के, तो मैं तुम्हें इस लोक के दूसरे क्षेत्र में जाने तक की ऊर्जा दे देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ समय अंदरूनी क्षेत्र में बिताओगे और वहीं अपनी शक्ति को बढ़ाओगे। उस मूर्ति के इतना कहने के बाद एक भीषण ऊर्जा उस मूर्ति से निकली और रोनन के शरीर में जाने लगी, और रोनन भी वहीं शांति से ध्यान में बैठ गया। उसके शरीर में असीमित मात्रा में ऊर्जा जाने लगी, और उसके शरीर में कई बदलाव होने लगी। रोनन के शरीर में ऊर्जा की जो नाड़ियां थी वो अब चौड़ी होती जा रही थी और अंदर से मजबूत बनती जा रही थी। यदि पहले उसकी नाड़ियां एक चींटी थी तो अब वो एक हाथी का रूप ले रही थी, और ये सब बहुत भयानक था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि दिव्यलोक की ऊर्जा बेहद शुद्ध और परिष्कृत थी।
दिव्य लोक की ऊर्जा में जन्म लेने वाले व्यक्ति के साथ ये सब नहीं होता था क्योंकि उनका शरीर बचपन से ही उस ऊर्जा के अनुरूप ढलने लगता था। लेकिन रोनन तो दिव्य लोक में जन्म नहीं लिया था, तो उसका शरीर बदल रहा था। उसके शरीर के अंदर बह रही ऊर्जा अब उसके शरीर के हर हिस्से को अंदर और बाहर दोनों से मजबूत बना रही थी। ये ऊर्जा आत्माओं को भी मजबूत बनाती है और रोनन का आत्मा पहले से ही एक तरह से इस लोक का सबसे शक्तिशाली आत्मा है, फिर भी उसकी आत्मा को वो ऊर्जा और ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाते जा रही थी। उसके चेतना और उसकी ऊर्जा चक्र भी तेजी से उस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करके खुद का विस्तार कर रहे थे। रोनन की इतनी जल्दी बढ़त से वो मूर्ति भी थोड़ी हैरान थी क्योंकि रोनन का ध्यान कला उसे समझ नहीं आ रहा था और उसने ऐसी ध्यान कला इस लोक में नहीं देखी थी। उसे लग रहा था कि उसने एक राक्षस को और ज्यादा मजबूत बना दिया, लेकिन वो उसे बदल नहीं सकता था। उसने जो बोल दी वो उसे पूरा करेगा ही, नहीं तो लोग उसकी बातों पर क्यों विश्वास करेंगे। कुछ समय बाद रोनन जो संप्रभु ऊर्जा स्तर पर था वो डिवाइन रैंक पर पहुंच गया और एक झटके में ही चारों लेवल्स को पार करके डिवाइन किंग रैंक पर पहुंच गया और वो यहाँ कुछ सेकंड तक रुका और फिर पहले की तरह इस रैंक के सारे लेवल्स भी वो पार कर गया। रोनन यही नहीं रुका, वो डिवाइन किंग रैंक से तुरंत डिवाइन सम्राट रैंक पर पहुंच गया और उसने अपनी ध्यान कला से इस लेवल को पक्का करने के लिए कुछ मिनट लिया और तीनों लेवल्स को एक के बाद एक तोड़ते हुए डिवाइन लॉर्ड रैंक पर पहुंच गया और यहाँ उसे कुछ 5 से 7 मिनट लगे। उस मूर्ति ने जब देखा कि सामने वाला उसके तोहफे तक पहुंच चुका है तो उसने अपनी ऊर्जा को समेटना चाहा, लेकिन उसकी सोच के विपरीत वो ऐसा नहीं कर पाया और रोनन के शरीर में ऊर्जा जाता रहा और वो बस मनमानोस कर उसे ऊर्जा देता रहा। आज शायद पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था और उसे लगता था कि वो इस लोक का सम्राट है। वो आज एकदम लाचार महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर रोनन डिवाइन लॉर्ड रैंक से सीधा अगले रैंक जहां से अमर साधकों की दुनिया शुरू होती है वो उस रैंक के पहले लेवल पर पहुंच गया और इस रैंक का नाम था दिव्य योद्धा रैंक। इस रैंक में कुल 3 लेवल होते हैं और इसके लिए कई वर्ष का ध्यान लगता है। रोनन जहां बस कुछ मिनट में संप्रभु ऊर्जा स्तर से दिव्य योद्धा रैंक में पहुंच गया था, इतने को पार करने में दिव्यलोक के सबसे बड़े जीनियस को भी कुछ 700 से 1000 वर्ष लगते हैं और यहाँ वही काम बस 20 से 25 मिनट में हो गया। वो मूर्ति भी इस उम्मीद में थी, उसे पता था कि रोनन आसानी से रैंक पार कर लेगा क्योंकि उसके द्वारा दी गई ऊर्जा दिव्यलोक के स्वर्ग क्षेत्र की सबसे बेहतरीन ऊर्जा से भी ऊपर थी। उसे लगा था कि रोनन को कुछ 2 से 3 वर्ष लगेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि उसे रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। रोनन के शरीर में आ रही ऊर्जा अब आना बंद हो गई और वो अपने जगह पर खड़ा हुआ और मूर्ति को बोला, आपका धन्यवाद, आपने अपनी कहे से भी ज्यादा दे दिया। रोनन सच में उसका आभारी था। उस मूर्ति ने भी बस अपने पत्थर के दांत से स्माइल पास कर दी और बोला, अरे कोई बात नहीं, आखिरकार गलती भी तो मेरी थी। वैसे तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैं तुम्हें वही टेलीपोर्ट कर देता हूँ, तुम्हें तो इस लोक के सभी जगहों के बारे में पता ही होगा ना। रोनन ने कुछ समय तक सोचा और कहा, मुझे इस जगह जाना है, यदि आप मुझे डायरेक्ट वहाँ भेज दे तो अच्छा रहेगा। रोनन जिस जगह पर जाने को बोला था उसकी बात सुनकर वो मूर्ति थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या तुम निश्चित हो कि तुम वहीं जाना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि वो अभी तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है और पिछले कुछ वर्षों में उस जगह पर कुछ असाधारण घटनाएं हो रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी शांत जगह जाना चाहिए। रोनन समझ सकता था कि मूर्ति उसकी भलाई के लिए ही ऐसा बोल रही है, लेकिन फिर भी रोनन ने कहा, जी हाँ, मुझे उसी जगह जाना है। मुझे पता है कि वहाँ कुछ खतरे हैं, लेकिन मेरा वहाँ जाना भी जरूरी है। उस मूर्ति ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। वैसे हैप्पी जर्नी। उस मूर्ति ने जैसे इतना कहा कि रोनन के आगे एक काला अंधेरा सा स्पेस टनल जैसा कुछ आ गया। वो उसके सामने के स्पेस को 2 हिस्सों में बांटती हुई दिख रही थी और उसके पार कुछ नहीं दिख रहा था। उसके अंदर बस घुप अंधेरा था और अंदर सिर्फ ऐसा दिख रहा था कि बस वो जगह अंधकार से भरी हुई है। रोनन ने इस चीज को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी क्योंकि उसे अब सब कुछ बेहद पहचानी चीजें दिखते जा रही थी जिसे वो बहुत मिस कर रहा था। रोनन फिर सीधा उस टनल में कूद गया और कुछ समय बाद वो टनल बंद हो गई और उस जगह पर पूरा अंधेरा छा गया। उस मूर्ति ने ये देखकर हल्की सी आह भरी और कहा, ये इंसान शुरू से अजीब रहा है। खैर तभी तो ये उस जगह पर नियंत्रण भी कर पाया। बस ये जहाँ गया है वहाँ से सुरक्षित आ जाए, तब देखने में मजा आएगा। वैसे भी इस लोक को सफाई की जरूरत है। इतना बोलकर वो मूर्ति अपनी आंख वापस से बंद कर ली और एक सामान्य सी मूर्ति की तरह बन गई। उस जगह पर अब एक शांति पसर गई और इस शांति से बहुत दूर किसी एक जगह पर एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंख खोली और कहा, वो आ गया, अब शायद इस जगह की शांति खत्म होने वाली है। उस बूढ़े के बगल में खड़ा एक व्यक्ति बोला, आप किसकी आने की बात कर रहे हैं गुरुजी? उस बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और वापस से अपनी आंखें बंद कर ली और एक मंद मुस्कान के साथ ध्यानमग्न हो गया। किस जगह गया था रोनन? क्या था उस मूर्ति का राज? कौन था वो बूढ़ा व्यक्ति और वो किसकी आने की बात कर रहा था? जानने के लिए पढ़ते रहें रोनन किंग ऑफ हेल का अगला चैप्टर। प्लीज ज्वाइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।